स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस क्लास में। हम लोगों ने स्टैटिक जीके की जिस सीरीज को शुरू किया है, आज उसी सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है और आज का लेक्चर बेहद इम्पॉर्टेंट है। उसका रीज़न है कि आज हम लोग एसएससी सीजीएल के टॉप 80 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि गारंटीड है। गारंटीड इन द सेंस कि आप कोई भी प्रैक्टिस पेपर उठा लीजिए, कोई भी बैक पेपर उठा लीजिए, यही क्वेश्चंस घूम घूम करके पूछे गए हैं, जिनके पीछे छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हम लोग यहीं पे करते चलेंगे। इसलिए ये क्लास पूरी तरीके से फैक्चुअल ना हो करके कुछ बहुत कॉन्सेप्चुअल भी रहेगी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ लेक्चर यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल रहेगा। इसलिए अगर आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिए, जिसका लिंक है GSBYKP, और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसका लिंक अवेलेबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी कहानी, जिसमें हम लोग इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है वो ये है कि जब आपको कभी कोई चींटी काट लेती है, खास तौर पे जब आपको लाल चींटी काट लेती है, तो आपको एक सुई चुभाने जैसा दर्द होता है। तो आखिर वो कौन सा एंजाइम आपकी बॉडी में चला गया जिससे ये पेन आपको हुआ? तो ध्यान रहे कि लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन अनेक बार घूम घूम करके एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही किए बिना इसको रट लीजिए। फॉर्मिक एसिड कहाँ? लाल चींटी के डंक में होता है। अगला सवाल है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, और डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। थुम्बा नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था जहां पर इंडिया की मैग्नेटिक इक्वेटर को डिस्कवर किया गया था, और वहां पर किसी ज़माने में एक चर्च हुआ करता था, वहां पर यह सारी कहानी शुरू हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पंडित नेहरू की उस ज़माने की सरकार ने उसको स्पेस स्टेशन के रूप में डेवलप किया, और आज दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है, जिसका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अगला सवाल है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कटक उड़ीसा में है। ध्यान रहे ये वाले क्वेश्चंस पिछले कई सालों में बहुत पूछे गए, जिनमें रिसर्च सेंटर्स की बात करी गई। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, मरुभूमि अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र। तो इसकी भी एक प्रॉपर लिस्ट आपके पास में तैयार होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जो बैक पेपर का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो इसका जवाब है कटक। कटक है उड़ीसा में। और अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उड़ीसा के पास बहुत बड़ा कोस्टल बॉर्डर है, जहां पर कोस्टल एग्रीकल्चर होता है। वहां पर खाई जाने वाली मेन फूड क्रॉप जो है वो राइस ही है, तो इसलिए वहां पर हम राइस के ऊपर रिसर्च करते हैं, और वहां पर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट बना हुआ है। अगला सवाल है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो वॉशिंगटन डीसी। इसको भी याद करने की एक बड़ी छोटी सी ट्रिक है कि जितने भी इस दुनिया में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के हेडक्वार्टर्स यूएसए के अंदर हैं। कुछ के न्यूयॉर्क के अंदर हैं, तो कुछ के वॉशिंगटन डीसी के अंदर हैं। अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्यालय। ये क्वेश्चन छोटी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर है पेरिस। देखिए यूनेस्को जो है वो पीस एंड हार्मनी की बात करता है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पर देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये फ्रांस जो है ये बहुत शांति प्रिय देश है, विश्व शांति की बात करता है, और पीस से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे पेरिस के अंदर ही होते हैं।
अगला सवाल है, होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक रेस्क्यू मिशन था। हालांकि ये क्वेश्चन तो करंट अफेयर का है, लेकिन पूछा कई बार गया है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है, शिपकीला दर्रा, ये जो माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जब ज्योग्राफी की सीरीज लेकर के आएंगे आपके लिए, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, तो उसमें इन सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल बैक पेपर पे जो क्वेश्चन निकलता है उसमें शिपकीला पास आता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, इसे आपको याद रखना चाहिए। और इसी क्रम में नाथुला दर्रा भी कई बार पूछा गया, तो ये सिक्किम में है, आपको याद रहना चाहिए। ध्यान रहे कि लंबे समय से हमारे यहाँ जो एक पौराणिक और बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त जो धार्मिक यात्रा है, जिसे हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा कहते हैं, लंबे समय तक वो बारालाचा दर्रा उत्तराखंड के माध्यम से जाती रही। लेकिन हाल ही में भारत और चीन की सरकार के बीच में जो एक एग्रीमेंट हुआ, अनुबंध हुआ, उसके अनुसार अब ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है ये नाथुला पास के माध्यम से कैलाश पर्वत तक जाएगी। एक इंपॉर्टेंस इसकी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस ये हो गई कि 1959 में जब चाइना ने बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ पर रोक लगाई और दलाई लामा को देश निकाला दिया, तो दलाई लामा इसी दर्रे के सहारे से भारत में प्रवेश किए थे। तीसरा पॉइंट, पिछले कुछ सालों पहले भारत और चीन के बीच में जो एक डोकलाम प्लेटो विवाद हुआ था, वो भी जगह नाथुला दर्रा के पास ही थी। और चौथा पॉइंट, भारत और चीन के बीच में जो 1962 का वॉर हुआ था, वो वॉर भी इसी दर्रे के आसपास हुआ था। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सभी को पता होना चाहिए कि जो नाथुला माउंटेन पास है वो सिक्किम के अंदर स्थित है। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, हालांकि बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। भारत में जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्थित हैं, उनमें सबसे पुराने की बात आपसे करी जाती है। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व भी जिम कॉर्बेट है। और ये जिस जिम के नाम पर रखा गया है, जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, वो एक ब्रिटिश अफसर थे जिन्होंने पहली बार इसको ध्यान में रखा था। एक पॉइंट यहाँ पे और ध्यान रहना चाहिए आपको कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके बीच में से एक रिवर बहती है। और कई बार मैंने परीक्षाओं में देखा कि उस रिवर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो भागमती नदी है जो जिम कॉर्बेट के बीच में से बहती है, रामगंगा वहां पर उसको बोलते हैं। तो ये भी पॉइंट ध्यान रहे। अगला सवाल है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो टेम्पल खजुराहो नाम की जगह पर है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा है, चित्रकूट के पास लगी हुई जगह है खजुराहो। हालांकि जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। चंदेल वंश का शासन हुआ करता था। खजुराहो में चेन ऑफ टेम्पल्स हैं, उनको बनवाया गया था। और ये टेम्पल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूड पिक्चर्स, न्यूड स्कल्पचर्स जो हैं और सेक्सुअल पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मंदिरों के ऊपर ये जो नग्न तस्वीरें हैं इनका क्या मतलब है? तो बहुत डिटेल में तो बताने का भी यहाँ पे समय नहीं है, लेकिन बस संक्षेप में आप इसको समझ लीजिए कि यदि कामुकता को धर्म से जोड़ दिया जाए तो कामुकता समाप्त हो जाती है। ये लाइन रट के रखिए, आप कभी इस विषय में फेल नहीं होंगे। यदि कामुकता को धर्म से जोड़ दिया जाए तो कामुकता समाप्त हो जाती है। अर्थात हम लोग जिस धर्म से संबंध रखते हैं, सनातन धर्म से, हमारे धर्म में कामुकता का कोई स्थान नहीं है। हमारे धर्म के अंदर सेक्स की बात सिर्फ तब आती है जब संतान उत्पत्ति करनी होती है। शायद इन्हीं सारी चीज़ों को और डिटेल में एनालाइज करें तो आप चंदेलों का जो उद्देश्य था उसको समझ पाएंगे। अगला सवाल है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? बहुत ही पॉपुलर नाम है रोनाल्डो, वर्ल्ड में टॉप 10 सेलिब्रिटीज में हमेशा ये रहते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। क्या खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद कहाँ पर लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये देखिए, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनको आप बिना पॉलिटी पढ़े नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के ऐसे होते हैं ना जो जीके की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है, तो ये पोस्ट हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर लिखी है, कहाँ बताई गई है, इसको डायरेक्ट याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पार्ट नंबर 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और डील्स विद द यूनियन।
तो ध्यान रहे पार्ट 5 की शुरुआत ही आर्टिकल 52 से होती है और पहला ही आर्टिकल जो है 52 वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमें बताता है। फिर अगला सवाल यहां पे आता है कि राष्ट्रपति के पास अध्यादेश की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? पावर टू रिलीज ऑर्डिनेंस, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस कहते हैं, तो आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट से रिलेटेड लास्ट आर्टिकल 123 है, फर्स्ट आर्टिकल 52 है और इसी के बीच में पूरी कहानी प्रेसिडेंट की आती है। तो ध्यान रहे 52 से लेकर के 123 तक प्रेसिडेंट के बारे में है, जिसमें 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला सवाल है एशियाई विकास बैंक, इसको इंग्लिश में एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, शॉर्टकट में एडीबी कहते हैं। तो एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? मनीला में है, रट के रखिएगा। वेयर इज मनीला? तो मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस, ध्यान रहे वहां पर ये स्थित है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट इन द वर्ल्ड। यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी। वेयर इज नॉट नैरोबी? अगेन देखिए ये जो घुमाने वाले क्वेश्चन है ना, इनको हमेशा याद रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट रटे पड़े हैं कि नैरोबी है कि मनीला है। नहीं भैया, ये कौन से कंट्री के अंदर है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये अभी आपको ध्यान देना चाहिए। तो नैरोबी केनिया की कैपिटल है, अफ्रीका में स्थित है, ध्यान रहे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये है जेनेवा में, ठीक है, यूरोप के अंदर ये है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लेबरों ने प्रोटेस्ट किया, जिसका रिजल्ट था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, द जीके क्वेश्चन इज फैल्कन 9 एक रॉकेट है जिसका नाम है फैल्कन 9, ये किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। स्पेस एक्स का नाम आप हमेशा इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी प्राइवेट एविएशन कंपनी है जो रॉकेट्स बना रही है, सैटेलाइट्स बना रही है, स्पेसशिप बना रही है, लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने के लिए ले जा रही है और यूनिवर्सल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। तो स्पेस एक्स के बारे में ध्यान रखेंगे, फैल्कन 9 रॉकेट जिससे अंतरिक्ष में जा रहे हैं। 2017 में अगला क्वेश्चन है, 2017 में भारत ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए थे, सभी बच्चों को याद होगा, और यहाँ पर इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दुनिया में भारत से पहले किसी भी देश ने यह कारनामा नहीं किया था कि एक ही रॉकेट में बांध करके 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करें। तो उस रॉकेट का नाम क्या था? ये उस जमाने में तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन अब ये एक क्लासिकल और ट्रेडिशनल क्वेश्चन बन गया है क्योंकि गौरवान्वित करने वाली बात है ये प्रश्न कभी नहीं बदलेगा। तो PSLV C-37, PSLV का मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नंबर 37 37वें नंबर का रॉकेट था ये, जिससे 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। अगला प्रश्न है तुजु पास। तो तुजु दर्रा, इसको अंग्रेजी में TUZU लिखा जाता है, तुजु पास, तो ये मणिपुर में है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर कोई बच्चा मुझे ये बता सके कि मणिपुर में स्थित तुजु पास किन दो जगहों को आपस में अलग करता है या जोड़ता है, तो जरूर कमेंट करके मुझे आप बताइए। अगला प्रश्न है कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको हमेशा बताया करता हूं कि मध्य प्रदेश वो जगह है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा वन है, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा पर्वत हैं, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा दालें हैं, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट है, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा जनजातियां हैं। ये पूरा टेबल बनता है 9 पॉइंट्स का। मध्य प्रदेश की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है और शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें इन 9 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न ना पूछा जाए। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश इज नोन एज टाइगर स्टेट। हालांकि यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं या नहीं है वो एक अलग विषय है, वो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर आता है, लेकिन नाम जब भी पूछा जाएगा टाइगर स्टेट तो आप MP ही आंसर देंगे। अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार में किस रेडियो समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कौन सा रेडियो एक्टिव मिनरल है जिसको विच इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर? इट इज कॉल्ड कोबाल्ट 60। ये भी क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, हमेशा इसको देखा गया है कि कोबाल्ट 60 पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट के रखिए। अच्छा, कोबाल्ट ये जो है ये एक मिनरल की कैटेगरी में आता है। तो विटामिन B12
अगेन इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे कि विटामिन B12, इसका साइंटिफिक नेम होता है साइनोकोबालामाइन, इसके अंदर कोबाल्ट का कंटेंट होता है। इसीलिए अगर हम किसी व्यक्ति की कैंसर को लेकर के इम्यूनिटी को जानना चाहते हैं कि आपको भविष्य में कैंसर होने की कितने प्रतिशत संभावना है या नहीं है, अगर हम ऐसा जानना चाहते हैं तो हम विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं और ये पता लगाते हैं कि आपकी बॉडी में कोबाल्ट की पोजीशन क्या है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा मिनरल यूज किया जा रहा है। अगला सवाल है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं। अगेन क्वेश्चन घूम घूम करके आता है, एसएससी सीजीएल में अनेक बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो माउंट स्ट्रोम्बेली, इसका पूरा नाम जो है वो सिसिली का स्ट्रोम्बेली है, इटली में स्थित है ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर, और ये एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये 24/7 इरप्ट करता रहता है। तो जब रात को पानी के जहाज जाते हैं मेडिटेरेनियन सी में तो उनको दूर से ये वॉल्केनो नजर आ जाता है। तो इसी के सहारे से वो अपनी दिशा नहीं भूलते हैं, सही ट्रैक पर चले जाते हैं और उनके जहाज में लाइटें बंद कर दी जाती हैं, तो इससे उनकी बैटरी, उनके फ्यूल की भी बचत हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग माउंट सिसिली के स्ट्रोम्बेली को बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। अगला प्रश्न होता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो ये कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि अब तो दुनिया में और भी आ गए हैं, लेकिन ये पहला है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, रटने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट। अगला प्रश्न है जिसमें पूछते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है। तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो सेनाएं हैं उनके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो भी वेपन्स हैं, उनके जो भी और भी उनके जो साजो सामान होते हैं, उनको बेहतर कैसे बनाया जाए, उनको डेवलप किस तरीके से किया जाए, खास तौर पे वेपन्स और इक्विपमेंट्स को, तो ये सब रिसर्च करने का काम होता है डीआरडीओ का। अगर आम आदमी की भाषा में आप समझें तो डीआरडीओ का काम होता है मिसाइल बनाना। तो ये जितनी भी मिसाइलें हमारे देश के अंदर बनती हैं ये सब डीआरडीओ के द्वारा ही बनाई जाती हैं, और साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स और वेपन्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन आजकल डीआरडीओ सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है वो मिसाइल्स की वजह से रहता है। 1958 पंडित नेहरू की सरकार में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी आजकल एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंदिरा। जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी के नाम पर है, और इंडिया और यूएसएसआर के बीच में जो फ्रेंडशिप मेंटेन हुई थी उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। इसीलिए इंडिया और रशिया के बीच में इस मिलिट्री एक्सरसाइज को हमने इंदिरा के नाम पर संबोधित किया। अगला प्रश्न है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ इसको बोलते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश कितने हैं। तो 8 सदस्य देश हैं। अगर किसी बच्चे को इन 8 देशों के नाम पता हो तो ज़रूर वो मुझे कमेंट करके बताए, और साथ में ये भी बताए कि इंडिया एससीओ का मेंबर है या नहीं। अगला प्रश्न है भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है दिल के डॉक्टर। तो भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट महिला हो गई डॉक्टर पद्मावती। ये भी जीके का क्वेश्चन है, फ्रैक्चुअल, याद करिए इसको भी, और कोई दूसरा ऑप्शन यहां पर नहीं है। अगला प्रश्न है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहां प्रदान किए जाते हैं। रेमन मैग्सेसे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज रेमन मैग्सेसे इज कंसिडर्ड एज द नोबेल ऑफ द एशिया। एशिया का नोबेल किसे कहते हैं जब भी बात होगी तो आंसर होगा रेमन मैग्सेसे। एक बात। दूसरी बात, रेमन मैग्सेसे थे कौन। फिलीपीन के प्रेसिडेंट जिनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर देता कौन होगा, तो फिलीपीन की ही सरकार देती होगी। मनीला में दिया जाता है, फिलीपीन में। याद रखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर को पहला जॉनी मुडाल मेडल दिया गया। तो अंजिक रहाणे को यह मेडल दिया गया। यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है। तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कोरल सी है उसी के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अगला प्रश्न है
कि वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो किसने जीता, या लेटेस्ट वर्ल्ड कप जो हुआ वो किसने जीता, या कंफ्यूजन के लिए ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि क्रिकेट विश्व कप किसने जीता, तो ये इंग्लैंड ने जीता, ध्यान रहेगा। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इंग्लैंड ने किस टीम को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता? अगर बता सकता है तो कृपया कमेंट करके बता दे मुझे। और अगला सवाल है यहाँ पे कि क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो सिंपल, जिसने जीता वहीं पे आयोजन हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। तो क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2024 के क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा। तो जहां पर होता है वही बंदा जीतता है। तो क्या इस बार भारत वर्ल्ड कप जीतेगा? 2011 का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, इंडिया ने जीता। 2016 का वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया ने जीता। 2019 का वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में, इंग्लैंड ने जीता। तो क्या 24 वाला इंडिया में होगा और इंडिया जीतेगा? तो इसके लिए प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं, ऑक्टोपस पॉल क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। तो 2023 का वर्ल्ड कप जो कि 24 में होगा, तो ये भारत में होगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे मिल गया तुरंत में। और मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ध्यान रहे, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं ये हाइड्रोफाइट्स हैं, पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं। और इन पौधों को हम लोग कहते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स फ्रॉम द टॉर्नेडो एंड टाइफून्स। तो वाताग्र और चक्रवातों से सुरक्षा कवच का ये कार्य करते हैं। विश्व के 90% से ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट अकेले इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया में 72% मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो अकेले सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। तो ये डेटा यहाँ पे आपको याद रखने हैं। मैं एक बात शायद आपको बताना भूल गया, जब भी हम लोग फ्रैक्चुअल क्लास डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, क्योंकि जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं वो तो आपको मिल जाएंगी पीडीएफ में, लेकिन जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो कहाँ मिलेंगी? तो भैया लिखते चलो, ठीक है, ये एडिशनल पॉइंट्स आप लोग लिखते चलो। अगला प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव का मतलब क्या होता है? डॉपलर इंपैक्ट का संबंध किससे है? क्लास 12th फिजिक्स फ्रैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। साउंड की इंटेंसिटी, स्पीड के बारे में हम लोग डॉपलर इफेक्ट से हमेशा चेक करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं 36, यानी कि लगभग आधी क्लास हमारी समाप्त हो गई है। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था? ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है एसएससी, सीएचएसएल, पीईटी, ग्रुप डी एग्जाम्स। मंगल पांडे, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 1857 की क्रांति का महानायक जिसने पहली गोली चलाई थी, मंगल पांडे। लेकिन अब बात केवल मंगल पांडे तक सीमित नहीं रहेगी। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट में काम करते थे? तो मंगल पांडे वॉज रिलेटेड टू 34 नेटिव इन्फेंट्री। ये हो गया एडिशनल पॉइंट, इसको लिख लेंगे आप। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस मिशन की स्थापना करी, या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? तो आर्य समाज इन्होंने बनाया था, और नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। आधुनिक काल में जो पुनर्जागरण आया उसमें जो दो सबसे बड़े नायक निकले उनमें थे स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, और तीसरे नंबर पर आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। नारा दिया वेदों की ओर लौटो, यानी कि समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो विडो हैरेसमेंट हो, आप मुझे ये बताइए कि क्या वेदों में इसका डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है? अगर मिलता हो तो जला दो औरतों को, बच्चियों की शादी कर दो, लेकिन अगर ना मिलता हो तो कृपया ये सब कुरीतियां बंद कर दीजिए और वेदों की ओर लौटिए, वेदों को पढ़िए, अपने समाज को मजबूत बनाइए। ये बात सबसे पहले किस व्यक्ति ने कही? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही। नवजात शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। अगर ऑप्शन में आपको मिलेगा 300 प्लस, 300 से ज्यादा, तो भी जवाब सही होगा। अब सवाल ये उठता है कि हमारे आपके अंदर तो 206 हड्डियां हैं, लेकिन एक नवजात शिशु के अंदर 300 हड्डियां क्यों हैं? तो वो इसलिए हैं क्योंकि अगर उसके अंदर 300 हड्डियां नहीं रहेंगी
तो वो माँ के पेट में कैसे रहेगा? अगर बड़ी बड़ी हड्डियां रहेंगी, 206 हड्डियां रहेंगी, तो माँ के पेट में तो नहीं रह पाएगा। तो बच्चे में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, तभी वो बच्चा फ्लेक्सिबल होता है। और अगर आपने कभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स देखी हो तो उसमें बच्चा ऐसे फोल्ड होकर के माँ के पेट में रहता है, और इतनी सारी हड्डियां होने की वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी पा जाता है और फिर माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और ये हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, और एक दिन ये हड्डियां 206 होकर के फिक्स हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर छोटे बच्चे कभी कहीं गिर जाते हैं, अक्सर सीढ़ियों से गिर जाते हैं, बेड से गिर जाते हैं, खेलते खेलते गिर जाते हैं, तो कभी उनको कोई सीरियस इंजरी नहीं होती है, और फिर हमारे समाज में कहा जाता है कि भगवान ने इस बच्चे को बचा लिया। जी हाँ, बिल्कुल भगवान ने इस बच्चे को बचा लिया, क्योंकि भगवान ने ही तो उसको 300 हड्डियां दी ताकि तुम जहां भी गिरो तुम तुरंत फोल्ड होते चले जाओ। और ये हमें पता कैसे चलता है? किसी छोटे बच्चे के सर पे हाथ रखिए तो आप देखेंगे डिप 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 होता रहता है, क्योंकि हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 के रेशियो में होता है। लंबा होगा 3, चौड़ा होगा 2, चाहे मीटर, चाहे सेंटीमीटर, चाहे डेसीमीटर, चाहे किलोमीटर, जिस अनुपात में बनाना हो अनुपात यही रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? हाल ही में तो चंद्र ग्रहण गुजरा है, लेकिन प्रश्न है सूर्य ग्रहण। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। ये सूर्य ग्रहण की लाइन है, इस लाइन को सीधे रटिए। कॉन्सेप्ट बड़ा होता है, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा? तो वो केवल और केवल अमावस्या के दिन होगा। अमावस्या का मतलब जब चंद्रमा नहीं दिखेगा। और चंद्र ग्रहण कब होगा? तो चंद्र ग्रहण केवल और केवल पूर्णमासी की रात को होगा, यानी कि न्यू मून नाइट या फुल मून नाइट को होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। कई बार आपसे स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एग्जाम में पूछी जाती हैं कि बताइए देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, आप बताइए कि डेविस कप का संबंध किससे है। तो इसकी भी एक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, याद होना चाहिए। तो उसी क्रम में सीजर कप का संबंध किस खेल से है पूछा गया प्रश्न, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। अगला है 90 ईस्ट रिज क्या है भला? तो 90 ईस्ट रिज का मतलब, या 90 डिग्री पूर्वी कटक का मतलब क्या होता है? तो महासागरों के अंदर रिजेस पाई जाती हैं। अब ये रिजेस क्या होती हैं? तो ये एक लंबा कॉन्सेप्ट है, बाद में कभी समझ लेंगे। तो महासागरों के अंदर रिजेस पाई जाती हैं। तो इंडियन ओशन के अंदर एक रिज है जो कि 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड के सहारे बनी हुई है, तो उसको हम लोग 90 डिग्री ईस्टर्न रिज कहते हैं। और इसी रिज के ऊपर स्थित है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अगर इस पूरी डिटेल कहानी को आप देखना चाहते हैं तो अंडमान निकोबार का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां पे पूरी कहानी मिल जाएगी आपको। तो ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान रहे। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हमारी क्लास के तो बच्चे को रटा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत के संविधान में लिखा हुआ जो पहला शब्द है वो वी है, हम, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो 3 मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, जिनका नाम है मैलियस, इनकस और स्ट्रेप्स। स्ट्रेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। ये तीनों हड्डियां कहां पर होती हैं? कान में होती हैं। तो सबसे बाहर जो सबसे बड़ी हड्डी है उसका नाम है मैलियस, उसके अंदर जाएंगे छोटी हड्डी इनकस, और सबसे अंदर जाएंगे सबसे छोटी हड्डी, उसको बोलते हैं स्ट्रेप्स। तो ये स्ट्रेप्स जो हो गई ये सबसे छोटी हड्डी हो गई। अब अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात करी जाए तो आप अपनी पूरी बॉडी को चेक करिए और देखिए कहां पर होती है। तो आपकी थाइज में होती है सबसे बड़ी हड्डी, जांघों में होती है जिसका नाम है फीमर। तो ये हो गई मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जांघ में होती है। अगला प्रश्न है कि जो रेड डेटा बुक होती है ये उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न है। व्हाट इज रेड डेटा बुक? बार बार सवाल ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि रेड डेटा बुक क्या है। तो द सिंपल आंसर है व्हाट इज रेड डेटा बुक? तो रेड इज द सिंबल ऑफ लव, वॉर एंड डेंजर। बार बार बताया आपको। तो यहां पर लाल का संबंध है डेंजर से। तो एनी स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड,
और जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एनी स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड, तो इससे तात्पर्य है एनी मीन्स प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो एनी स्पीशीज इन द वर्ल्ड विच हैज बीन एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड और इंडेंजर्ड, ये तीनों टाइप जो होते हैं कि या तो कोई प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, या वो संकटग्रस्त है, या वो संकटपन्न है। तो ऐसी सभी प्रजातियों के बारे में हम लोग रेड डेटा बुक के अंदर लिखते हैं कि उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनको बचाया कैसे जाए। अगला प्रश्न आता है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये सवाल पूछने का क्या मतलब भाई, क्यों पूछ रहे हैं आप ये सवाल? तो ये सवाल भैया इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि झारखंड प्लेटू है, झारखंड का मतलब छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटे नागपुर प्लेटू पे काली मिट्टी कहाँ से आ जाएगी? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पाई जाती है। तो अगर आप नॉर्दर्न झारखंड को देखें जाकर के इंडिया के मैप में, तो वहां पे हिली एरिया है जिसका नाम है राजमहल हिल्स। तो राजमहल की पहाड़ियों पर यह काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि एक्सोबायोलॉजी का संबंध किस चीज से होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर। इंट्रो का मतलब क्या होता है? अंदर। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान। तो एक्सोबायोलॉजी का क्या मतलब हो गया? बाहरी बायोलॉजी, एक्सटर्नल बायोलॉजी। तो एक्सटर्नल बायोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी के बाहर। तो बाह्य अंतरिक्ष मिशन, यानी कि ब्रह्मांड में घूमना और इस बात के ऊपर रिसर्च करना कि क्या हमारे ग्रह के अलावा भी कहीं पर जीवन है। अगर ऐसी कोई रिसर्च मिलती है तो उसको हम लोग एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के द्रव्यमान के ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है। देखिए कुछ बच्चों को लगेगा अरे ये तो साइंस है, साइंस वाइंस कुछ नहीं है। हाइड्रोजन का नंबर 1, ऑक्सीजन का नंबर 8, बात खत्म। तो 1:8 का रेशियो हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो विच इज कंसिडर्ड एज द प्रिंसेस ऑफ द हिली टूरिज्म इंडिया के अंदर। तो उसका आंसर हो जाता है कोडिकनाल। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये कोडिकनाल कौन से स्टेट में है, कौन सा हिल स्टेशन है? इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडिकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। अब लो ये तो बता ही दिया गया यहाँ पे, तो ये पालनी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसीदास। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रामायण एंड रामचरितमानस। क्या कारण है कि हमारे आपके घरों में रामचरितमानस तो रखी हुई है लेकिन रामायण नहीं है? बहुत लंबी कहानी है, क्लास में डिस्कस करते हैं या किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फिलहाल बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। द राइटर ऑफ द बुक रामायण इज महर्षि वाल्मीकि एंड द राइटर ऑफ द रामचरितमानस इज तुलसी। वाल्मीकि बहुत पुराने ऋषि और लेखक रहे, हजारों साल पहले उन्होंने रामायण लिखी, लेकिन तुलसी अकबर के समकालीन थे। उन्होंने मध्यकाल में राम जी के चरित्र को आधार बनाकर जो पुस्तक लिखी उसको रामचरितमानस कहा गया। अगला प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास किसके समकालीन थे? एसएससी सीजीएल मल्टीपल पूछा गया यह प्रश्न। तो अकबर के समकालीन थे, अभी पीछे मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है एलेक्स किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आईबीएम कंप्यूटर्स आप लोगों ने सुना होगा, तो उसका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। शायद कुछ लोग इसको यूज भी करते होंगे। अगला प्रश्न है वायलार बांध केरल के कौन से जिले में स्थित है? तो पलक्काड में स्थित है। यह बांध हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए इस प्रश्न को पूछा गया। अगला प्रश्न है बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट, लीलावती किस फसल की किस्में हैं? तो ये धान की किस्में हैं। इधर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें फसलों को लगने वाली बीमारियां, फसलों को होने वाले रोग और साथ ही साथ फसलों की प्रजातियों के बारे में पूछा गया। तो धान की कुछ किस्में जो पूछी गई उनके बारे में ये प्रश्न आपको पर्याप्त है बताने के लिए। बारानी द्वीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्का सम्राट और लालमती। ध्यान रखिएगा धान यानी कि चावल की ये सब किस्में हैं। अगला प्रश्न फिर से वही रिपीट हो रहा है कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल के हिली एरिया में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक होता है? बैरोमीटर। व्हाट इज बैरोमीटर क्या होता है भाई? एक सवाल तो ये भी है कि बैरोमीटर इज यूजफुल फॉर द, तो ये एयर प्रेशर नापने के काम आता है।
तो अगर बैरोमीटर का जो स्केल है वो अचानक से कभी गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटों का नाम क्या है? तो कोरोमंडल कोस्ट, सिंपल। हमारे देश में मुख्य तौर पर 3 ही कोस्ट हैं, जिसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? वेस्टर्न साइड का इंडिया पढ़ते हैं, ईस्टर्न साइड का इंडिया पढ़ते हैं। तो जो वेस्ट कोस्ट है हमारे देश के, उनको आप क्या क्या कहते हैं? ऊपर गुजरात से लेकर के और महाराष्ट्र और गोवा तक के कोस्ट का क्या नाम होता है? ये आप बता दीजिए। फिर गोवा से लेकर के और नीचे केरला तक के कोस्ट का नाम क्या होता है? ये आप बता दीजिए। लेकिन जब आप ईस्ट में आते हैं तो वहां पे कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न साइड में उत्तरी सरकार कोस्ट होता है। जिसको पता है फटाफट बता दीजिए। अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित करी जाती है? मानव विकास रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये प्रकाशित की जाती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, हर साल आती है। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ? तो ज्ञातक कुल के अंदर हुआ, याद रखना है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी पर किस सतह से परिवर्तित हो जाती हैं? तो आयन मंडल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं ये तो हमारी क्रस्ट है, फिर इसके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर के ऊपर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जो एटमॉस्फेयर लेयर मिलती है वो हमको मिलती है ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर जाएंगे तो फिर हमको मिलेगा स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर हमको मिलेगा मीजोस्फियर, उसके ऊपर हमको मिलेगा आयनोस्फियर और सबसे ऊपर हमको मिलेगा एक्सोस्फियर। तो जो आयनोस्फियर है उसमें आयोनिक रिएक्शंस होती हैं, इसलिए उसको आयनोस्फियर कहा गया। तो जितने भी हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स होती हैं वो सब यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? बांधों के मामले में 2 बांध ऐसे हैं जो आपको सपनों में भी याद होने चाहिए। पहला है हीराकुंड और दूसरा है भाखड़ा नहगल। तो हीराकुंड है महानदी पर और भाखड़ा नहगल है सतलज पर, याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। यानी कि जब हम लोग कॉमर्शलाइज्ड एग्रीकल्चर रेशम के कीड़ों की करने लगते हैं तो इट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो जिस बच्चे को पता हो विटिकल्चर का मतलब क्या होता है, ओलेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, फ्लोरीकल्चर का मतलब क्या होता है, तुरंत कमेंट करें और मुझे बताएं। ये सारे कल्चर आपको रटे होने चाहिए। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक जूट पैदा करने वाला देश? सिंपल, बांग्लादेश। किसी जमाने में भारत हुआ करता था, लेकिन ये जो जूट है ये आज का बंगाल और आज का बांग्लादेश इनके कोस्टल बॉर्डर पर होता है। तो जब हमारा देश टूटा नहीं था तब यहाँ पर प्रोडक्शन होता था, अब टूट गया है इसलिए इसका जो हैवी प्रोडक्शन है वो बांग्लादेश में चला गया है। लेकिन इंडिया में अगर पूछा जाए जूट सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है तो अगेन वेस्ट बंगाल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो मॉनसूनी जलवायु होती है, यानी कि हल्के हल्के बारिश के छींटे पड़े रहें और चाय की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल नॉरिश, वो बिल्कुल मुलायम बनी रहें। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? वीनस, यानी कि शुक्र को कहते हैं, और अंग्रेजी में वीनस का मतलब ही चमकीला तारा होता है। अगला प्रश्न है कि ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर है? सिंपल, कॉफी। ब्राजील दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ध्यान रखेंगे आप। कपास की खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? तो रेगुर मिट्टी चाहिए, और यही जो रेगुर मिट्टी है इसी को काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध है आलू से। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? 1896 में गाया गया। और यदि आप में से किसी को पता है कि कहाँ गाया गया और किसने गाया तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रशिया। मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में 4 सागर आपको हमेशा पता होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पर मेडिटेरेनियन सी, दूसरे नंबर पर ब्लैक सी, तीसरे नंबर पर कैस्पियन सी और चौथे नंबर पर अरल सी। इन चारों सागरों को लाइन से सजाना, क्रम में सजाना, ईस्ट टू वेस्ट सजाना, वेस्ट टू ईस्ट सजाना हमेशा ही बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में है। आईसीसी बच्चा बच्चा जानता है, दुबई में है।
रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो टाइबर इटली में है, ठीक है, रोम टाइबर रिवर के कोस्ट पर है। अगला प्रश्न है, नारियल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, नारियल कहाँ होता है भैया? केरला में, ठीक है, तो केरला का ये स्टेट ट्री है। अगला सवाल, रीवा सोलर पार्क मध्य प्रदेश में, ध्यान रहे ये भारत का इकलौता फ्लोटिंग सोलर पार्क है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भविष्य में बहुत पूछा जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सोलर वृक्ष कहां पर लगा हुआ है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगा हुआ है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सूर्य मंदिर सन टेम्पल किसने बनवाया? तो गंग वंश ने बनवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से हमने जो 80 क्वेश्चन डिस्कस करने थे वो कर लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल रहेगी, आपको यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल रहेगी। आप वहां से डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस घर में कर लेंगे। किसी भी तरीके का डाउट है, कमेंट करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, पूछ लीजिए। लेकिन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जल्द ही हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।